हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 जिसका नाम है पोषवीय पादपों की शारीरिकी। पुष्पीय पादपों की शारीरिकी। ठीक है। अब देखिए, शारीरिकी को एनाटॉमी कहा जाता है, अर्थात एनाटॉमी ऑफ एंजियो स्पर्म प्लांट। शारीरिकी का अर्थ होता है बाह्य संरचना। शारीरिकी का अर्थ यहां देखिए, हम देखें तो आंतरिक संरचना होती है, जबकि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाह्य संरचना। तो आंतरिक संरचना, इस चैप्टर में हम ये जो आवृत बीजी पादप होते हैं, जिनको हम पुष्पीय पादप भी कहते हैं, एंजियोस्पर्म पादप भी कहते हैं, इनकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, अर्थात इनके अंदर किस प्रकार से ऊतक उपस्थित होते हैं। तो यहां इसे औतकी कहा जाता है। औतकी अर्थात हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है औतकी या ऊतक विज्ञान। अब देखिए, ऊतक क्या है? ऊतक जो होते हैं, ये जिनको हम टिश्यू कहते हैं, ये कोशिकाओं के समूह होते हैं। तो सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका, और कोशिका अपने आप में एक सूक्ष्म संरचना होती है। ये कोशिकाएं संगठित होकर के, अर्थात समूह में परिवर्तित होकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं। और ये ऊतक जो होते हैं, ये आपस में मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, और अंग जो है वो तंत्रों का निर्माण करते हैं, जिससे कि शरीर का निर्माण होता है। यहां हम पादपों के ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं कि पादपों के अंदर कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो देखिए, यहां पादपों में ऊतक देखिए, ये पादपों में ऊतक यानी पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। यहां देखिए, पादप ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विभजोतक। विभजोतक अर्थात जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, वो कहलाता है विभजोतक। और जिसकी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं, वह ऊतक कहलाता है स्थायी ऊतक। अब देखिए, पादप के शरीर के विभिन्न भागों में ये दोनों तरह के ऊतकों की उपस्थिति होती है। विभजोतक ऊतक जो है, यह भी 3 प्रकार का होता है, और स्थायी ऊतक जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। और एक और भी कह सकते हैं कि यहां कोई विशेष प्रकार का ऊतक होता है, तो उसको कहते हैं विशिष्ट ऊतक।
अब देखिए, सबसे पहले हम विभज्योतक की बात करें कि विभज्योतक ऊतक जो है वो कितने प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार, एक तो शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और एक अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो संरचना है, अर्थात ये विभज्योतक कितने प्रकार के होते हैं। ये विभज्योतक है, अर्थात ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाएं विभाजन करती हैं। तो ये विभज्योतक, विभज्योतक, इसको मेरिस्टेम कहते हैं। अर्थात ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाएं विभाजन करने के योग्य होती हैं, अर्थात वृद्धि करती हैं, तो वो कहलाता है विभज्योतक। देखिए ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। इस शीर्षस्थ विभज्योतक को एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम अर्थात शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक होता है। अब देखिए ये शीर्षस्थ विभज्योतक जो है ये शीर्ष वाले भाग पर यहां पर स्थित होता है। तो ये तने यानी प्ररोह के शीर्ष वाले भाग पर स्थित होता है और मूल यानी जड़ के भी शीर्ष वाले भाग पर स्थित होता है, और इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं, जिससे कि लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा जो विभज्योतक है इसे कहते हैं अंतर्विष्ट, या इसका दूसरा नाम है अंतर्वेशी विभज्योतक। अंतर्वेशी विभज्योतक, अंतर्विष्ट भी कह देते हैं, अंतर्वेशी भी कह देते हैं। अब देखिए ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, अर्थात ये देखिए यहां ये जो पर्व संधि होती है यहां पर स्थित होता है और इससे नई शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं। तो ये जो है ये कहलाता है अंतर्वेशी विभज्योतक। विभज्योतक जिसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। अर्थात देखिए शीर्षस्थ विभज्योतक तो लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है, अंतर्वेशी जो विभज्योतक है ये एक तरह से शाखाओं के निर्माण को प्रेरित करता है। तीसरा जो है यह है पार्श्व या पार्श्वीय विभज्योतक। इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्वीय विभज्योतक या पार्श्व विभज्योतक भी कह देते हैं इसको। देखिए ये स्थायी जो संवहन ऊतक होते हैं उनके बीच बीच में उपस्थित होता है और इस विभज्योतक के द्वारा जो कोशिकाएं बनाई जाती है उनके द्वारा जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि होती है। अर्थात यह द्वितीयक विभज्योतक की तरह काम करता है, जिससे कि प्राथमिक विभज्योतक तो लंबाई में वृद्धि कर रहा है, नई शाखाएं बना रहा है, और यह जो है द्वितीयक वृद्धि करता है। अर्थात जब पहले जो स्थायी ऊतक होते हैं वो विभज्योतक संरचना में परिवर्तित होकर के और नए ऊतकों का निर्माण करते हैं। तो ये हमने यहां ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विभज्योतक और एक स्थायी ऊतक। तो विभज्योतक ऊतकों के 3 प्रकार हो गए। शीर्षस्थ विभज्योतक जो है ये विभज्योतक लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है, ये वाला, और ये जो है नई शाखाओं को वृद्धि को प्रेरित करता है, और ये तने की और जड़ की मोटाई में वृद्धि को प्रेरित करता है, यानी वृद्धि करने का कार्य करता है।
ठीक है, तो इस तरह से ये विभज्योतक। अब हम बात करें स्थायी ऊतकों की, तो स्थायी ऊतक जो है वो किस प्रकार के होते हैं। स्थायी ऊतक, अब देखिए स्थायी ऊतक, अब देखिए अगला है स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक जो है वो किस प्रकार के होते हैं। स्थायी ऊतक अर्थात परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अब वो विभाजन की क्षमता स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से नहीं होती है। अब ये ऊतक जो है, यहां देखिए ये ऊतक स्थायी, देखिए हम विभज्योतक ऊतक पढ़ चुके हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो है ये देखिए सरल ऊतक और दूसरे हैं जटिल ऊतक। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सरल ऊतकों की। तो सरल ऊतक किस प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक ये वो ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन, यानी जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, तो वो कहलाते हैं सरल ऊतक। और ये तीन प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। देखिए पेरेनकाइमा जो होता है इसको कहते हैं मृद ऊतक, मृद ऊतक ये वाला, ये मृद ऊतक है। और दूसरा जो है ये कोलेनकाइमा अर्थात स्थूल कोणों ऊतक। और तीसरा जो है ये है स्क्लेरेनकाइमा अर्थात दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक। तो स्थायी ऊतकों में सरल ऊतक, सरल ऊतक किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, वो सरल ऊतक कहलाते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये तीन प्रकार के जो होते हैं ये किस तरह से होते हैं। ये तीन मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। अब देखिए इनकी संरचना को अगर हम देखें तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। इसके साथ जुड़ गया ये। हाँ देखिए ये पहले हम इसको देखें। ये देखिए ये अब देखिए इसमें ये तो है मृद ऊतक। मृद ऊतक यानी देखिए सरल ऊतकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और पौधों के विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं। जैसे
एक तो होता है पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा, जिसे दृढ़ ऊतक कहते हैं। यहां पेरेनकाइमा यानी मृदुतक जो है वो पादपों के विभिन्न भागों का मुख्य घटक होता है। इसकी कोशिकाएं समव्यासी होती हैं। देखिए इस प्रकार की समव्यासी कोशिकाएं होती हैं और ये एक प्रकार से इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, सेलुलोज के द्वारा बनी हुई होती हैं। अब दूसरा जो ऊतक है वो दृढ़ ऊतक होते हैं, स्थूल कोण ऊतक है। देखिए ये स्थूल कोण ऊतक है जिनके अंदर कोशिका भित्ति पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जमाव हो जाता है। और तीसरा दृढ़ ऊतक, तो ये तो है इसको हम इधर करें, तो देखिए इसमें ये तो है मृदुतक, ये है स्थूल कोण ऊतक, और ये है दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक। तो तीन प्रकार के ऊतक होते हैं। अब तीनों प्रकार के ऊतकों की क्या विशेषता है, आप देखिए कि ये जो है इनके अंदर अंतराकोश के अवकाश होते हैं, कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज के द्वारा और पेक्टिन के द्वारा बनी होती है, पतली होती है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं और समव्यासी आकार की कोशिकाएं होती हैं। दूसरा जो स्थूल कोण ऊतक है, इनके अंदर जो अंतराकोश के अवकाश हैं उन पर जमाव हो जाता है, लेकिन फिर भी इनकी कोशिकाएं भी जीवित होती हैं। जबकि ये जो दृढ़ ऊतक हैं, ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो दृढ़ रेशे होते हैं जो लंबे होते हैं, इनके कोशिका भित्ति पर लिग्निन पदार्थ का जमाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये मृत कोशिकाएं होती हैं और यहां ये दृढ़ कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर जमाव के कारण कठोर संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के ऊतक होते हैं। यहां हम बात करें कि ये मृदुतक जो होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं मृदुतकों के प्रकार ये मृदुतक भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए ये मृदुतकों के प्रकार हैं। अब देखिए यहां लिखा हुआ है, देखिए विभिन्न प्रकार के मृदु ऊतक अर्थात पेरेनकाइमा। ये ए, बी और सी ये विभिन्न आकार के मृदुतक होते हैं। इनके अंदर देखिए यहां जो ये गोलाकार आकृति के हैं, गोल गोल संरचना है, यहां पर इस तरह की कोशिका सब में केंद्रक हैं, यहां थोड़ी सी चपटी संरचना के रूप में यहां विविध आकृति को बनाए हुए होते हैं। जबकि एक होते हैं एरेनकाइमा अर्थात वायु मृदुतक होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो अंतराकोश के अवकाश होते हैं, कोशिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं उनके अंदर वायु की उपस्थिति होती है, इसलिए वायु मृदुतक कहते हैं। और ये जो वायु मृदुतक यानी एरेनकाइमा ये अक्सर जो है वो जलीय पादपों के अंदर पाए जाते हैं, जिससे कि वायु की उपस्थिति होने के कारण ये पादप भाग जो है वो पानी में तैरते रहते हैं, यानी उत्प्लावकता बनी रहती है। इसके अलावा ये जो है इसमें देखिए यहां ये जो इसमें हरित लवक पाया जाता है। देखिए इसमें ये हरित लवक की उपस्थिति है, तो इसे कहते हैं क्लोरेनकाइमा अर्थात हरित मृद ऊतक। ये पादपों में जो पत्ती वाला भाग होता है वहां
मृदुतक में हरित लवक की उपस्थिति होती है, इसके कारण क्या होता है, हरा रंग होता है और यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। साथ में अगला जो है यहां ये एरेन काइमा, मैंने भी कहा वायु मृदुतक होता है। इसके अलावा ताराकार ऊतक भी उपस्थित होता है, ताराकार जैसी आकृति बनाता है। यह दीर्घ मृदुतक होता है, दीर्घ संरचना बनाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो मृदुतक है यह भी कई प्रकार का होता है और यह विभिन्न भागों के अंदर उपस्थित रहता है। तो जिस प्रकार का भाग होता है उसी प्रकार की उपस्थिति या उसी प्रकार की संरचना वहां पर उपस्थित होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये मृदुतक के प्रकार हैं। तो देखिए यहां आज हमने क्या क्या चीज पढ़ी है, एक बार देखें दोबारा से कि देखिए सबसे पहले हमने देखा कि ऊतक क्या है। तो ऊतक कोशिकाओं के समूह होते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ऊतकों के प्रकार। ऊतकों के प्रकार, तो ऊतक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विभज्योतक, दूसरा है स्थायी ऊतक। विभज्योतक वह ऊतक होता है जिसमें कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। स्थायी ऊतक वह है जिसमें कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। यह विभज्योतक तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा होता है अंतर्वेशी विभज्योतक, तीसरा है पार्श्वीय विभज्योतक। स्थायी ऊतक जो है ये दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। मृदुतक जिसको पेरेनकाइमा कहते हैं, दूसरा होता है स्थूलकोण ऊतक और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक, दृढ़ोतक। इसके बाद हमने पढ़ा मृदुतक। देखिए मृदुतक के बारे में हमने आज पढ़ा है कि मृदुतक जो है वो पतली भित्ति वाली समव्यासी जीवित कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक होता है। ये कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, समव्यासी होती हैं और इनके अंदर एक स्पष्ट केंद्रक की उपस्थिति होती है। इनके अंदर कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोश के अवकाश है उसकी उपस्थिति होती है और ये इनमें अगर वायु भरी हुई होती है तो इसे वायु मृदुतक कहा जाता है या वायु ऊतक कह सकते हैं। अगर इनमें हरित लवक की उपस्थिति है तो हरित मृदुतक इसे कहा जाता है। और ये जो ऊतक होते हैं इनमें अगर ये बड़े बड़े अंतराकोश के अवकाश है तो इसे स्पंजी मृदुतक के नाम से जाना जाता है। तो ये मृदुतक जो है पादप के जिन भागों में भी पाया जाता है उनको मृदुलता प्रदान करता है, कोमलता प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतकों की क्या विशेषता होती है। ठीक है, दृढ़ ऊतक, स्थूलकोण ऊतक जो होते हैं इनमें जो कोशिका भित्ति है वो एक प्रकार से पदार्थों के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। ठीक है, तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने मृदुतक के बारे में पढ़ा है जिसे हम पेरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, तो आज का आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? स्थायी ऊतक किसे
कहते हैं? एज ए परमानेंट टिश्यू क्या है? दूसरा है सरल ऊतक किसे कहते हैं? सिंपल टिश्यू किसे कहते हैं? देखिए एक एक करके हम छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। चौथा प्रश्न है मृदुतक या मृदुतकों की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आज हमने ऊतक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कल हमने पढ़ा था विभजोतक के बारे में, आज पढ़ा है स्थायी ऊतक। और स्थायी ऊतकों में भी सबसे पहला प्रकार है सरल ऊतक, और सरल ऊतक का भी पहला प्रकार है मृद ऊतक। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो आज के लिए इतना ही है, और आप घर बैठे हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है तो कभी भी बिना किसी परेशानी के आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपको हम नोट्स भेजते हैं उनको आप व्यवस्थित रूप से उतारते जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।